मोहम्मद अली कनाडा में सेटल हो चुके थे। वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ आए थे, ताहम जब उन्हें जनरल बाजवा का पैगाम मिला तो वो सोच में पड़ गए। एनर्जी सेक्टर के वो माहिर थे। पाकिस्तान जिन एनर्जी क्राइसिस के चिंगल में फंस गया था, उनका हल निकालना ज़रूरी था। इन पावर क्राइसिस का हल सिर्फ इस वक्त निकल सकता था जब इस इशू की जड़ को पकड़ा जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बिजली का गर्दशी कर्जा 2000 अरब का हिस्सा उबूर कर गया था। दिन रात मार्कअप अलग से जमा हो रहा था। पावर कंपनियों को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो डॉलर के हिसाब से बिल वसूल कर रही थीं और डॉलर का रेट रोज़ ब रोज़ ऊपर जा रहा था। जब हर सेक्टर महंगाई के बोझ तले दबा था, पावर सेक्टर इस वक्त भी लंबी कमाई कर रहा था। अगर हुकूमत इनका गर्दशी कर्जा नहीं चुका पा रही थी तो भी नुकसान न था, क्योंकि मार्कअप में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा था और किसी वक्त एक ही हल्ले में सब अदायगियाँ हो जानी थी। जैसे 2013 में नवाज शरीफ के वजीर अजम बनने के 15-20 दिन के अंदर अंदर इसहाक डार ने एक ही दिन में इन सब पावर कंपनियों को 480 अरब रुपए की अदायगी कराई थी। किसी एक कंपनी का बिल ऑडिट नहीं होने दिया, जो कानूनी तकाजा था। उल्टा स्टेट बैंक गवर्नर को कहकर सब अदायगियां बराह रास्त इन पावर कंपनियों के लाहौर वाले बैंक अकाउंट में कराई गईं। इस पूरे मामले में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगने दी गई कि कहीं वो इस सारे गैरकानूनी प्रोसेस को रोक ना दें। और तो और पावर कंपनियों के बिल्स फोटोकॉपी पर क्लियर किए गए, जो एक और बड़ी कानूनी खिलाफ वर्जी थी। बिलों का प्री ऑडिट तक ना होने दिया गया। 32 अरब रुपए का लेट अदायगी का जुर्माना तक माफ़ न कराया गया, जो पावर कंपनियां पीपी दौर में इस शर्त पर माफ़ करने को तैयार थीं कि उन्हें यकमुश्त अदायगी की जाए। इमरान खान दौर में 1000 अरब के करीब गर्दशी कर्जा क्लियर किया गया था, लेकिन अब फिर ये 2000 अरब का हिस्सा अबूर कर गया था। दूसरी तरफ गैस का गर्दशी कर्जा भी 2000 अरब तक पहुंच रहा था। गैस और बिजली का मजमूई गर्दशी कर्जा 4000 अरब क्रॉस कर गया था, जबकि पूरे मुल्क की टैक्स आमदन 4 से 5000 अरब रही थी। इन हालात में अगर मोहम्मद अली इनकार करते तो शायद वो इसे अपनी खुदगर्दी समझते। यूं 2019 की आखिरी माह में मोहम्मद अली ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। वापसी पर इनकी मुलाकात इमरान खान से भी हुई, जिसमें उन्होंने पावर सेक्टर के अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी, जिस पर इनके भी आंखें खुल गईं। इस वक्त इमरान खान को महसूस हुआ कि पावर सेक्टर में जो कुछ गलत हुआ और हो रहा था, इसमें सारा कसूर जरदारी और शरीफ खानदान का ही निकलेगा। इनका यह सोचना जायज़ भी था, क्योंकि अब तक जितने पावर प्लांट्स लगे थे वो सब जरदारी और शरीफ के इदवार में लगे और ऐसे खौफनाक शराइत पर लगे थे जो पाकिस्तानी रियासत और अवाम के मफादात के खिलाफ थी। यूँ इमरान खान को भी यह सूट करता था कि ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हो जिसकी आज़ादाना हैसियत पर कोई उंगली ना उठ सके और शरीफों का सारा कच्चा चटा भी सामने आ जाए, जिसे वो अवाम में ले जाकर दिखा सकें कि देखो तुम पर 3-3 दफ़ा हुकूमत करने वाली पार्टियों ने तुम्हें कैसे लूटा, और ये लूट मार एक दफ़ा नहीं हुई थी कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता, बल्कि इन हुक्मरानों ने ऐसा जाल तैयार किया था कि इनकी 7 नस्लें भी खाती रहे तो कभी ख़त्म ना हो। बल्कि इन नस्लों की कमाई का बंदोबस्त उन्होंने डॉलरों में कर दिया था, ताकि गिरते हुए रुपए की कदर भी इनके इनकम पर असर न डाल सके। लेकिन खान को इल्म न था कि इन दो सियासी जमातों के लाडलों के अलावा इनके दाएं बाएं बेटे अपने वजीर भी इस खेल में मुलव्वस पाए जाएंगे। तय हुआ कि मोहम्मद अली इस कमेटी के सरबराह होंगे, जो पावर सेक्टर और IPPs का 1994 से लेकर 2019 तक का सारा रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस चेक करेंगे। इस कमेटी के ज़िम्मे लगा के वो पावर सेक्टर ऑडिट और गर्दशी कर्जे जैसे गंभीर मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकालें। इस कमेटी में मोहम्मद अली के अलावा जिन दीगर प्रोफेशनल को शामिल किया गया, उनमें वसीम मुख्तार, नेपरा के सलमान रहमान, SECP के नौमान अख्तर, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ुबैर महमूद शामिल थे। इनके अलावा सजाद बाजवा, FIA ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जावेद जहां, मुज़म्मिल हुसैन, अदनान सत्तार, इमरान रमज़ान, कलीम अख्तर, अबूजर वालायत, अहमद अब्दुल मुईज़, हाफिज़ वाजिद वाहिदी, उमेर असलम, फ़हीम बेग, फ़ायदा याकूब और सईद इब्राहिम अली जैसे प्रोफेशनल भी शामिल थे, जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर समझे जाते थे। नौमान खान को इस कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। कमेटी तो बना दी गई थी, लेकिन इस कमेटी के पास बजट नहीं था कि वो कहीं बैठकर काम कर सके। इस कमेटी को सिर्फ 4 कंप्यूटर्स दिए गए। मोहम्मद अली जब दफ्तर गए तो पता चला बाकी छोड़े बैठने के लिए मुनासिब कुर्सियां मेज़ें तक मौजूद नहीं। इस पर मोहम्मद अली ने अपनी जेब से 15 लाख रुपए निकाल कर दिए कि ज़रूरी सामान खरीदा जाए ताकि सब लोग काम तो शुरू करें। मोहम्मद अली का ख्याल था कि वो मार्केट से ऐसे काबिल लोगों को उठाकर कमेटी में लाए थे जो न सिर्फ महब वतन थे बल्कि ज़हीन और मेहनती भी थे, जिन्होंने रिपोर्ट की तैयारी के दौरान एक एक इशू पर सख्त बहस मुबाहिसा किया।
بلکہ ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی کیا۔ یوں جہاں اس رپورٹ میں غلطیوں کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے گئے، وہیں کسی ایک فرد واحد کی کوئی غلط خواہش یا کسی پاور پلانٹ یا سیاسی حکمرانوں کو سیاسی طور پر فائدے دینے یا فکس کرنے کا امکان بھی زیرو ہو کر رہ گیا۔ ان درجن بھر قابل اور ذہین لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی کسی کو کیا فائدہ یا نقصان دلوا سکتا تھا؟ یوں یہ توقع تھی کہ اتنے قابل اور پروفیشنل لوگوں کے یہ رپورٹ پاکستانی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی، جو آنے والے برسوں میں ایک ایسی قابل اعتماد ڈاکیومنٹ کا کام دے گی جس کے روشنی میں نئے پالیسیاں بنا کر پاکستان کو انرجی کرائسس کے چنگل سے نکالنے میں مدد ملے گی۔ اس کمیٹی کے سب اراکین دفتری مناسب سہولتیں نہ ہونے کے باوجود دل و جان سے کام میں جٹے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر بڑے فیصلے ہونے تھے۔ پاکستان کے طاقتور ترین بزنس ٹائکونز پر ہاتھ ڈالا جانا تھا، پاور سیکٹر کو دوبارہ نارمل کرنا تھا، اور اس کا سارا انحصار ان سب کی ایمانداری اور محنت پر تھا۔ جب اس ٹیم نے اپنا کام شروع کیا تو چیئرمین کمیٹی محمد علی سے کراچی کے اسے بزنس مین نے رابطہ کیا جس نے ان کا نام قمر جاوید باجوہ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ اس ٹائکون کا خیال تھا کہ وہ محمد علی جس سے ان کی پرانی دعا سلام تھی، وہ اب لاہور کے اس بینک مالک ٹائکون کو فکس کرنے میں مدد کر سکتا تھا جس کا اپنا پاور پلانٹ بھی تھا۔ اس رپورٹ میں اس کے خلاف لکھی چند لائن اس کے پرانے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی، لیکن محمد علی نے انکار کر دیا۔ اس بزنس ٹائکون کی خواہش کو مسترد کرنا محمد علی کو مہنگا پڑا۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ محمد علی کے خلاف ایک انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے ان پر الزام لگایا تھا کہ لاہور کے ٹائکون کے پاور پلانٹ کی کرپشن رپورٹ میں شامل نہ کرنے کے عوض انہوں نے ایک فارم ہاؤس رشوت میں لے لیا تھا۔ کینیڈا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے محمد علی بری طرح پھنس چکے تھے۔